वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। क्लियर? ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। क्लियर? तो अगर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए ये कैसे परफॉर्म होता है, इसको समझना जरूरी है। क्लियर? तो देखिए इसके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन है क्या एक्चुअली, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड के जुड़ने से बना हुआ स्ट्रक्चर है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से अमीनो एसिड है, मिथायोनाइन है, आर्जिनिन है, फिनाइल एलेनिन है, वेलाइन है। क्लियर? तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? तो ये शुरू कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है और कंप्लीट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ऐसा ही ना? तो ये न्यूक्लियस की सराउंडिंग जो एरिया है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। टोटल 20 टाइप्स का जो अमीनो एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, इसमें पाया जाता है। क्लियर है ना? अब ये साइटोप्लाज्म में सारे अमीनो एसिड हैं और सारे अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब क्या होगा? ये प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये इसलिए ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है और आपस में जुड़ गया, नहीं। इसके जुड़ने के लिए क्या होगा ये समझना जरूरी है। तो आपको इससे पहले हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि किस तरीके से इसमें तीनों आरएनए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, है ना? तीनों आरएनए मिलकर इस काम को करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अमीनो एसिड है उसको प्रोटीन के साथ जुड़ने प्रोटीन बनने के लिए यानी कि आपस में जुड़ने के लिए जो लोकेशन, जिस जगह पे ये काम होता है वो जगह क्या होता है? वो जगह होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे क्या होते हैं? उसके सरफेस पे होते हैं राइबोसोम। और इसी राइबोसोम का काम है कि ये प्रोटीन बनने के लिए लोकेशन, वो जगह, वो साइट प्रोवाइड करता है। तो हम राइबोसोम को कह सकते हैं इट इज फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनने के लिए ये फैक्ट्री है। क्लियर? तो किस तरीके से ये सारा काम पार्टिसिपेट्स होता है, सारा काम परफॉर्म होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो देखिए सबसे पहले जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है उसमें उसे अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना जरूरी है। क्लियर? क्या होना जरूरी है? एक्टिवेट होना जरूरी है ना? जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक जो है वो जुड़ नहीं पाएंगे ट्रांसफर आरएनए के साथ और ट्रांसफर आरएनए उसको कैरी करके नहीं ला पाएगा। तो सबसे पहले हम उसके फैक्ट्री को देखते हैं कि ये कहाँ पे बनेगा। तो उसका फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बना है? दो। एक जो सब यूनिट होता है ये क्या है? लार्ज सब यूनिट। और दूसरा क्या है? ये है स्मॉल सब यूनिट। क्या है? स्मॉल सब यूनिट। ये है ना, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिल करके क्या बनाते हैं? ये दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्रोटीन को बनने के लिए। जो फैक्ट्री बन रहा है एक्चुअली, जो जगह बन रहा है प्रोटीन को बनने के लिए, उसमें दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। लेकिन नेचुरली या नॉर्मली आप देखेंगे तो दोनों जो है अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस टाइम प्रोटीन बनना होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाते हैं। असेंबल का मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि ये जो फैक्ट्री यानी कि जहां पर ये बन रहे हैं यानी कि राइबोसोम एक दूसरे के साथ असेंबल हो गए, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, है ना? अब जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके, इसके बाद क्या होगा ये समझना जरूरी है। ये लार्ज स्मॉल सब यूनिट और ये दूसरा हो गया लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के नजदीक आ गए, कांटेक्ट में आ गए, है ना?
और ये कांटेक्ट में आने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके हेल्प से ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये तो काम आपने समझ लिया कि इसका फैक्ट्री रेडी हो चुका है, यानी कि दोनों राइबोसोम के यूनिट एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको पता है कि डीएनए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियर पोर से होते हुए चले आते हैं कहां? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये दोनों राइबोसोम के यूनिट के बीच में जुड़ जाता है। तो यहाँ बीच में क्या आ गया? ये हो गया क्या चीज? राइबोसोम। क्लियर? और ये इसके साथ क्या जुड़ गया? मैसेंजर आरएनए। दो काम हो गया ना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? तो साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए है। क्या है साइटोप्लाज्म में? मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको याद है? इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका हुआ करता है ऐसे। ये क्या स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का, है ना? यहाँ पे क्या है? ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। 3 प्राइम में क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा ही है। ऐसा होने की वजह से ये क्या कर सकता है? अमीनो एसिड को अपने साथ जोड़ सकता है। क्लियर? क्या कर सकता है? अमीनो एसिड को अपने साथ जोड़ सकता है ना? यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ तभी जुड़ेगा जब ये अमीनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एक्टिवेटेड फॉर्म में। और इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए ATP, एनर्जी चाहिए, और इसके अलावा एंजाइम चाहिए। ऐसा होने से ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया तभी से क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल, है ना? अमीनो एसाइल कह दिया, इसका मतलब यह है कि ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। किसके साथ जुड़ने के लिए? ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ने के लिए। देखिए जब ये एक्टिवेट हो चुका ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ने के लिए, तब हम इसका स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? अमीनो एसिड AMP। यहाँ पे मोनोफॉस्फेट एपीफॉस्फेट का इस्तेमाल होता है। और ऐसा होने से ये क्या हो गया? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसके अलावा जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है 2 ये रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम भी रिलीज हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? अमीनो एसाइल, यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया और इसके साथ जुड़ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जो है वो 20 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? जैसे ये मैसेंजर आरएनए आया तो आपको जेनेटिक कोड में बताए थे कि पहला कोडोन क्या था? पहला कोडोन था स्टार्टर कोडोन, जिसको कह रहे थे वो क्या था? AUG। स्टार्टर कोडोन क्या था? AUG। और वो किसका निर्माण करता है? वो निर्माण करता है मिथायोनाइन का। किसका निर्माण करता है? मिथायोनाइन का। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए में क्या देखते हैं? AUG। सबसे पहला जो कोडोन हमें देखने को मिलेगा वो क्या है? AUG, यानी कि ये कोड करेगा किस अमीनो एसिड को? मिथायोनाइन को कोड करेगा। दिख रहा है ये चीजें? चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। तो AUG मिथायोनाइन को कोड करेगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मिथायोनाइन भी अमीनो एसिड है, वो भी इसी तरीके से एक्टिवेट होगा ना? तो वहां पे मिथायोनाइन, मान लीजिए ये ट्रांसफर आरएनए है जिसके साथ अमीनो एसिड क्या जुड़ा हुआ है? मिथायोनाइन जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना? तो ये ट्रांसफर आरएनए इस जगह पर आएगा। और ट्रांसफर आरएनए का ये कोड आपको पता है, इसको कहते हैं एंटीकोडोन लूप। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप। तो जो कोड अमीनो एसिड को बना रहा है उसका ऑपोजिट कोड यहाँ पर होगा। जैसे AUG है तो यहाँ क्या होगा? A के बदले U, U के बदले A और G के बदले C। ये एंटीकोडोन होगा और इसके साथ क्या जुड़ेगा? मिथायोनाइन। अब देखिए ये जो राइबोसोम का बड़ा सा यूनिट है, इसके 3 लोकेशन होते हैं, 3 जगह होते हैं। एक होता है इसका A साइट। क्लियर? दूसरा इसका होता है P साइट और तीसरा होता है इसका E साइट। ठीक है? A साइट का मतलब क्या हुआ? अमीनो एसाइल साइट। इसका मतलब क्या हुआ? अमीनो एसाइल साइट। ठीक है? दूसरा क्या हुआ? P साइट। और P साइट का मतलब क्या हुआ? P साइट का मतलब होता है पेप्टाइड साइट। क्या होता है? पेप्टाइड साइट, है ना? और तीसरा क्या हुआ? ये हो गया एग्जिट साइट। क्या हो गया? एग्जिट साइट। अब देखिए जो पहला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा वो डायरेक्ट P साइट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? P साइट।
मान लीजिए यहाँ ट्रांसफर आरएनए आया इस तरीके से और ये डायरेक्ट पी साइड से जुड़ेगा, यहाँ ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, इस तरीके से ये अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, और यहाँ पर ये ऑपोजिट जो इन यूएजी ये एंटीकोडोन हो गया है ना। तो यहाँ पर जो पहला अमीनो एसिड मिथायोनाइन को लेकर जो ट्रांसफर आरएनए आएगा वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, पी साइड से, इस बात को याद रखना है, पी साइड से जुड़ेगा, है ना। लेकिन इसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएंगे पहले किसके साथ जुड़ेंगे, अमीनो एसिड साइड के साथ, उसके साथ पी साइड के साथ, और फिर एग्जिट साइड से ये बाहर आएंगे। मान लीजिए इसके साथ कोई दूसरा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए भी आया और ये भी अपने साथ एक अमीनो एसिड को लेकर आया, ऐसा ही है ना। मान लीजिए ये अमीनो एसिड आर्जिनाइन है, ठीक है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, इस तरीके से। तो जब ये पी साइड पे आया तो पी साइड क्या है, पेप्टाइड साइड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके बीच यानी कि इससे पहले जो अमीनो एसिड साइड के साथ जुड़ा हुआ है इसके अमीनो एसिड के साथ ये क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और इसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट साइड से ये बाहर आ जाएगा, और पी साइड पे फिर कौन आ गया, इससे पीछे वाला जो है वो पी साइड पे आ गया। अब जब ये पी साइड के पास आएगा तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड इसके साथ बनेगा, और इसके पीछे जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके साथ क्या होगा, जो अमीनो एसिड होगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा। सब बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे अमीनो एसिड बारी बारी से आते जाएंगे, अमीनो एसिड साइड से जुड़ेंगे, फिर पेप्टाइड साइड से जुड़ेंगे, फिर एग्जिट साइड से ये बाहर होते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये राइबोसोम का दोनों यूनिट जो है वो मूव करते जाएगा आगे। तो मूव करने से क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे मूव करते जाएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड है अलग अलग कोड तक ये पहुंचते जाएगा, और उस तरीके से जो है अलग अलग अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। क्लियर है। जब सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे पूरी तरीके से तो किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का, और यही प्रोटीन का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन।